स्वागत है आज आप सबका इटर्नल हॉस्पिटल के अंदर। आज हम वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में कुछ बीमारियों के बारे में जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ रोटरी क्लब जयपुर साथ में जुड़ा हुआ है एंड हमारे साथ है डॉक्टर प्रेम रतन देवा जो हमारे इटर्नल हॉस्पिटल से हैं, डायरेक्टर ऑफ माइट्रल एंड एल्थेसिट वॉल्व थेरेपी एंड एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ टावर एंड स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज। मेरा नाम आशीष आनंद है। मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कार्य हूँ। मैं राजस्थान देखता हूँ पूरा। मेरा नाम पराग श्रीवास्तव है। मैं सेक्रेटरी जयपुर में प्लानिंग डिपार्टमेंट में ऑफिसर हूँ। मेरा नाम आर्यन माथुर है। मैं एडमिन हेड हूँ हॉस्पिटल। आदेश कानूनगो, डायरेक्टर नाटानी रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड एंड जॉइंट सेक्रेटरी इन रोटरी क्लब जयपुर रॉयल। मेरा नाम हर्षवर्धन है। मैं बाय प्रोफेशन टूर ऑपरेटर हूँ और सेक्रेटरी हूँ रोटरी क्लब जयपुर रॉयल से। मेरा नाम जेपी शर्मा है और मैं रोटरी रॉयल से हूँ और LIC से रिटायर्ड हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम रतन डेगावत हूँ और यहाँ पे मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ का और डायरेक्टर हूँ माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व थेरेपी। थोड़ा सा एक न्यू टर्म है जिसको धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। आप थोड़े समझेंगे नहीं इसको कि मैं क्या करता हूँ और मैं किस चीज़ का स्पेशलिस्ट हूँ। तो इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो एक हार्ट की प्रॉब्लम के लिए आपकी मन में जो क्वेरी है, क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि एक जनरल पब्लिक को इस अपनी डिस्कशन से उसको हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक करने का, हार्ट की प्रॉब्लम से बचने का कुछ नॉलेज मिले, उसको कुछ नॉलेज बढ़े उसकी। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हार्ट की समस्याओं को पता लगाने के लिए कौन कौन सी जांचें करें। बेसिकली मेरा क्वेश्चन इस वजह से भी है क्योंकि 1 साल पहले मेरे को भी हार्ट के अंदर मेरे को लगा मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे को फिर मैंने TMC टेस्ट कराए, ट्रीटमेंट वाला टेस्ट कराया, फिर उसमें मैंने नॉर्मल आया। तो उसके बावजूद भी कुछ टाइम तक मेरे को प्रॉब्लम रही ना, मेरे को उसके बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या मुझे वो टेस्ट कराने चाहिए कुछ और इस तरह का? बिल्कुल, ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और आपने बहुत अच्छा पूछा कि भाई हमें पता कैसे चले कि हमारे प्रॉब्लम है कि नहीं। हार्ट की प्रॉब्लम का पता भी चलना चाहिए ना। बहुत से लोग ऐसे नहीं होते हैं जो अचानक से अटैक के साथ ही आते हैं, हाँ जी, क्योंकि उनकी नहीं गलती है, उनको पता ही चल पा रहा है, उनको नॉलेज भी नहीं है। तो सबसे पहले तो है कि भाई हमें नॉलेज कैसे आएगी, तो वो तब आएगी तब हमें पता चले कि भाई हार्ट की प्रॉब्लम होती क्या है। अब हार्ट की प्रॉब्लम में सबसे पहला जो प्रॉब्लम होती है वो सीने में दर्द। क्योंकि ऐसा तो कौन सा बैम है जो हार्ट का है और ऐसा बैम कौन सा है जो हार्ट का नहीं है। तो सबसे पहले कि हार्ट का दर्द हमेशा चलने से बढ़ता है। आप बैठे हो तो हार्ट का दर्द नहीं होगा। जैसे ही आपने थोड़ी मेहनत करी, मेहनत का मतलब है कि तेज चले, कुछ सामान लेके चले या सीढ़ी चढ़े, तो आपका सीधा भारी होगा, आपको घबराहट होगी, हो सकता है पसीना आए। तो एक बात क्लियर है कि बैठे बैठे हार्ट का दर्द नहीं होता है तो अटैक है तो पता चल ही जाना है ना। अटैक तो पता चल ही जाएगा अभी दर्द शुरू हो। अब बैठे हो तो बिल्कुल ठीक हो। जैसे ही आपने भारी काम किया, आपको सीना भारी हो गया, पसीना छूटने लग गया, या आपको लगता है बैठ जाओ ज़्यादा बढ़िया है, ये सांस फूलने लग गया, चलती सीढ़ी चढ़ नहीं पा रहे हो, तो वो है प्रॉब्लम हार्ट की हो सकती है। हार्ट की जो प्रॉब्लम में दर्द नहीं होता, भारीपन होता है ना, कि भी ऐसा लग रहा है कि मेरा सीना कहीं जबड़ लिया है किसी ने, ये मेरा सीना किसी ने बांध दिया, लग रहा है कि बंद गया है कोई, और जैसे ही मैंने आराम किया वो ठीक हो गया। तो ये दर्द हार्ट का है। इस दर्द के साथ चलते ही मेरा सांस फूलने लगा, वो भी हार्ट के साथ साथ है। और जो दर्द हाथ की एक अंगुली से ये ऐसे बता सके कि यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, वो कभी हार्ट का होता ही नहीं है। जैसे कहीं बोलता है पिन चुभ रही है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वो हार्ट का नहीं होता है। तो इसकी बात क्लियर रखेंगे। तीसरी जो बात है कि हार्ट का दर्द कभी हार्ट के ऊपर नहीं होता। हम लोग बैठ जाते हैं ना, जब हाथ पकड़ के, तो समझो कि उसका हम तो पहले समझ जाता है कि हार्ट का तो नहीं है। हार्ट का दर्द हमेशा बीचों बीच होता है, यहाँ से यहाँ तक, नाभि से ऊपर और दोनों जबड़ों पे। किसी के अगर दोनों जबड़े अचानक दुखने लग जाए ना, ऐसे कि भी अचानक से जबड़े दुख रहे हैं, मेरे दांत तो ठीक है, तो वो हार्ट का ही होता है 100%। तो ये इसकी पहचान है। ये दोनों एक साथ, हाँ दोनों एक साथ। एक तो कुछ तकलीफ भी हो सकता है, एक तो दांत में दर्द की वजह से भी हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकता एक साथ। तो दोनों अगर जबड़ों में दर्द हो जाए, ऐसा लगे कि किसी ने गला पकड़ लिया, ऐसा लगे कि मेरा तो
भारीपन हो रहा है चलने से, पिस रहा है, कोई बैठ गया है चलने से, तो इसका मतलब ये आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है। और अगर ये ऐसा दर्द लगातार 10 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो अलर्ट हो जाए हार्ट अटैक शुरू हो गया है। तो दोनों बातें मैंने क्लियर कर दी। तो हार्ट का दर्द पहचान लिया आपने। अब आपने पूछा भी क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। अगर आपको ये दर्द तकलीफ है, चलती है घबराहट हो जाती है, पसीना छूटता है तो आपको इन्वेस्टिगेशन कराने जब आप ये हो जाए, या फिर 40 के बाद हर इंसान को करानी चाहिए। मतलब मेरे को तकलीफ है नहीं तो भी तो करानी चाहिए। इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले इको कराएं। हार्ट का जो इको है सर, इको मतलब सोनोग्राफी समझिए कि हार्ट की पंपिंग पावर कैसी है, और कोलेस्ट्रॉल का चेक कराएं। और आपके अगर परिवार में हार्ट की प्रॉब्लम है, जैसे कई कई परिवारों में सबको होती है, तो उनको जल्दी कराना चाहिए, सारे टेस्ट कराने चाहिए। और टीएमटी करानी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सारे टेस्ट करा लिए, टीएमटी कराई ही नहीं। टीएमटी होता है चढ़ा के देखने की, बैठे बैठे तो ठीक ही हो, तो सारे टेस्ट सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, लेकिन टीएमटी करा ही नहीं रहा है। तो टीएमटी जरूरी है 40 के बाद। तो 3 चीज़ें हो गई, इको, टीएमटी एंड कोलेस्ट्रॉल। ये टेस्ट हर 40 के बाद। और अगर शुगर है तो पहले, अगर आपके परिवार में कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो पहले ये करानी चाहिए। सर मैं पूछ रहा हूँ, अगर टीएमटी में भी कुछ नहीं आए, जैसे मेरे केस में मैं बात कर रहा हूँ, नहीं आया कुछ भी, तो मुझे उसके लिए क्या और टेस्ट कराए कि मुझे लगता है कि होता है बरतने चाहिए या सब। जैसे इसमें डॉक्टर की कॉल है। जैसे आप मेरे पास आए, आपने कहा मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो मैं समझ गया भी दर्द तकलीफ तो हार्ट की है नहीं। फिर मैंने टीएमटी कराई, वो भी नहीं आई, तो बस पेप्टोकोच। ओके, लेकिन आपने कहा मेरे यहाँ दर्द होता है, भारीपन होता है, चलता हूँ तो आता जाता है, टीएमटी नेगेटिव आ गई, तो मैं फिर भी नहीं छोड़ूंगा आपको। मैं कहूँगा भी या तो सिटी स्कैन कराओ, सिटी कोऑर्डिनरी एंजियोग्राफी कराओ, या फिर एंजियोग्राफी कराओ। जो कई बार सुनते हैं ना आपके भी मैं तो नॉर्मल है, मेरे डॉक्टर साहब ने एंजियोग्राफी क्यों बोल दी, तो कि मुझे आपके सिम्टम पता है, मुझे डाउट उस पर, क्योंकि हमें टीएमटी का से कोई मतलब नहीं, हमें आपकी जो क्लिनिकल आप जो बोलते हैं आपके क्या सिम्टम है उस पर डिपेंड करता है। अगर भारीपन में टीएमटी भी नेगेटिव आ गई, क्योंकि 30-40% केस में टीएमटी नेगेटिव आ जाती है, तो अभी मैं आपकी सीटी स्कैन कराऊंगा, या फिर मुझे वो डाउट हुआ तो मैं सीधा बोलूँगा कि एंजियोग्राफी कराइए। डॉक्टर मैं एक चीज़ कहना था कि जैसे एक बार मेरी वाइफ पे केस है, उसको 4 स्टेंट लगे हुए हैं, तो उसको दिखाती नहीं डॉक्टर को जाके, तो वो जनरल डॉक्टर है हमारा डिस्पेंसरी में, तो उन्होंने कहा आपको कोई गैस की प्रॉब्लम है, उसको कुछ खाने में निकलने में दिक्कत आ रही थी। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर कोई खाने में निकलने में दिक्कत आया या कोई जलन सी महसूस हो, तो क्या वो भी एक हार्ट की इशू हो सकता है? वो जैसे मैंने खाने की तो कोई प्रॉब्लम है तो कोई हार्ट का इशू नहीं है। जैसे मैंने रोटी खाई अटक रही है तो टोटली ये हार्ट का नहीं है। लेकिन खाना खा लिया, पेट भर के थोड़ी देर में यहाँ जलन शुरू हो गई, खाना खाने के 15-20 मिनट बाद जलन शुरू हो गई, यहाँ पे पूरा गला जल रहा है, वो हार्ट का हो सकता है ना। लेकिन मैंने रोटी खाई और रोटी अटक रही है, इससे हार्ट का कोई मतलब नहीं है। मैंने मसाला पैर खा लिया, खाते ही पेट में जलन हो गई यहाँ पे, उसका हार्ट से नहीं है। लेकिन खाया तो साधारण है, लेकिन अब मेरा गला जलने लग गया, आधे घंटे बाद यहाँ भारी हो गया, चलता हूँ, और आज मैंने टॉयलेट भी करने गया तो मेरे ये पूरा जलने लग गया, वो हार्ट का। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक जानना चाह रहा हूँ, मेरे मदर का हमने 89 में वॉल रिप्लेसमेंट कराया था, हार्ट के वॉल रिप्लेसमेंट, तो उसका असर मुझे या मेरी नेक्स्ट पीढ़ी में जनरेशन में जा सकता है कि जैसे कि हम ये मानते हैं कि कई बार हार्ट प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो जेनेटिकली भी आगे जाती हैं, और दूसरा कि अगर ये अपने को ये है कि ऐसा होने की संभावना है तो हमें क्या प्रिवेंशंस रखनी चाहिए? तो सबसे पहले तो कि वॉल्व की प्रॉब्लम क्या आती है, जो एक मैं जिसका स्पेशलिस्ट हूँ ना, मैं स्ट्रक्चरल हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मतलब स्टेंट तो हम सारे लगाते हैं। स्टेंट क्या होते हैं कि जैसे अटैक आ गया तो हार्ट का ब्लॉकेज है, इसमें स्टेंट लगा के खोल दिए, तो सारे कार्डियोलॉजिस्ट भी करते हैं, लगभग 300-250 में सब करते हैं। अब हार्ट में सिर्फ एक स्टेंट ही नहीं है, पूरा हार्ट भी है, तो पूरे हार्ट का ट्रीटमेंट को बोलते हैं स्ट्रक्चरल हार्ट की चीज़, यानी पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर ना, उसका इलाज करते हैं हम लोग। इस हार्ट के ऊपर जो चलती है आर्टरीज, उसको अटैक आता है तो उसको स्टेंट लगते हैं। जैसे मैंने कहा कि वाल्व, हार्ट के अंदर 4 वाल्व होते हैं, तो 4 वाल्व जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट भी हम करते हैं। जैसे आज से 10 साल बाद, 10 साल पहले, जैसे आपने बताया
तब तो पूरा सीना खोल के ही हुआ पूरा सीना खुल रहा है, हार्ट खुलता है, हार्ट के अंदर जो वाल्व है पुराना हटाते हो नया वाल्व लगता है, फिर पूरा सीना बंद होके पूरा होता है। बिल्कुल। तो आजकल एक टेक्निक है जिसको हम टामी टेक्निक बोलते हैं, हम पैर के रास्ते वो वाल्व चेंज कर सकते हैं। ओके, कोई सर्जरी नहीं होती, कोई टांका भी नहीं होता, दूसरे दिन छुट्टी भी आती। तो ये नई टेक्निक है जिसको आप टावी टेक्निक बोलते हैं। तो हार्ट के चारों वाल्व चेंज कर सकते हैं। टावी में सिर्फ आउटिंग वाल्व चेंज होता है, मतलब तीन बड़ा वाल्व आपके लेवल समझ सकते हैं। तो हार्ट के चारों वाल्व हम बिना सर्जरी की बिना टाँके की ठीक कर सकते हैं। तो एक तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि भाई इसको हमारे परिवार में भी हो सकती है क्या? तो कुछ परसेंटेज केसेस में हार्ट के वाल्व परिवार में हो सकते हैं, लेकिन वो जो होते हैं तो बहुत उम्र में होते हैं। तो पारिवारिक हार्ट के वाल्व खराब होना जेनेटिकली बहुत रेयर है, लेकिन एक दो बीमारी होती है जो रोमेटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं, वो उन लोगों में होती है जिनमें बहुत सारे बच्चों में बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, गले के इन्फेक्शन हो रहे हैं, लेकिन वो आजकल बहुत इतनी कॉमन नहीं है। और एक वो करीब परिवारों में उनमें होती है जहाँ बार बार गले के इन्फेक्शन होते हैं और बहुत क्राउडेड लोग रहते हैं, तो ऐसा उसमें हो सकता है, लेकिन वो जेनेटिक बीमारी नहीं है। तो इससे चिंता मत करिए कि हार्ट के वाल्व अगर कोई आपको बहुत रेयर है वो तो कोई 60 के बाद हो गई, ठीक है। और आपने पूछा था कि भाई इससे बचा कैसे जाए, तो बचने का तो सभी का एक ही तरीका है कि भाई खूब पैदल चला जाए, खूब इंजॉय किया जाए, और ऐसा हार्ट के वाल्व के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सर पहले हम सुनते थे कि मतलब बहुत एजेड पर्सन सीनियर सिटीजन्स को हार्ट अटैक आया करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में यूथ में बहुत बढ़ गया है ये। तो ये मतलब लोग कहते हैं कि कोविड की जो आपने वैक्सीन ली उसका भी इफेक्ट है, तो क्या ये सही है? और मतलब इससे बचने के लिए क्या, क्योंकि बहुत एकदम फिटनेस जो अपना पूरा ध्यान रखते हैं ऐसे लोगों को भी हार्ट अटैक आया है। काफ़ी सारे कुछ डॉक्टर्स का भी हमने सुना कि उनको भी हार्ट अटैक आया, जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे, डेथ हो गई। तो उसके बचाव के लिए आज के यूथ को क्या करना चाहिए? ये बहुत आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है कि बहुत अच्छा है कि भाई आजकल हम देख भी रहे कि भाई अटैक जो है वो आजकल 30-40 साल में भी आ रहे हैं, और सबसे कॉमन चीज़ है कि फिट इंसान में भी आ रहा है। अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से कि फिट से आप क्या मतलब समझते हैं? दो तरह से फिट हो सकता है। एक तो वो जिसकी बॉडी अच्छी है, एक वो पतला पतला है लेकिन वो फिट है। दोनों में से किसको फिट मानते हैं आप? वो पतला वाला खूब दौड़ सकता है, खूब चल सकता है। एक वो है जिसने बॉडी बना रखी है, लेकिन उससे कहा कि चलो भाई तो 1 किलोमीटर चल के दिखा, तो उससे तो चला ही जा रहा, पतला तो ये फिटनेस की परिभाषा चेंज हो गई है। मैं बोले अगर वो टी शर्ट पहन रहे ना, वो बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग हो तो मैं तो फिट, वो फिट नहीं है। फिट होना और फिट दिखना टोटली डिफरेंट। अभी आपने कल परसों न्यूज में आया था कि सबसे नस्ल मैन वाला था जो 38 साल में अटैक आ गया, बहुत बड़ी बॉडी बिल्डिंग थी पूरे वर्ल्ड में, उसको 38 साल में अटैक आ गया। तो उसका क्या मतलब है कि वो फिट था ही नहीं, उसने मसल मास बनाया। तो सबसे पहले कि फिट कौन है? फिट वो है जो आधा घंटे में 4 से 5 किलोमीटर पैदल चल जाए, वो फिट है ना। तो फिट होने की परिभाषा ही अलग है। बिना किसी सांस फूले चले, आराम से चले, और उसे कहा जाए कि 10 किलोमीटर सुबह चल जाए, दौड़ने कहा जाए दौड़ ले, है ना। तो आज की जो पॉपुलेशन है ना वो दिखती फिट है नहीं। तो अब दूसरा आपने पूछा कि भाई कोविड, तो कोविड का ऐसा कोई बहुत कोरिलेशन नहीं आया है, और लाख में से 1 लाख में 1 लोगों को उसमें हो सकता है कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो। तो इस चीज को भी बहुत प्रोपोगेट करके बताया गया है। इंडिया में 100 करोड़ लोगों को लगी है, तो 1 लाख में तो कितने लोगों को, तो अगर किसी भी कोने में हार्ट अटैक से उसको वैक्सीन से डेथ हुई तो उसको पूरा सोशल मीडिया, तो सोचिए इतने लोग तो एक्सीडेंट में भी डेथ हो जाती है। तो वैक्सीन का एज सच कोई बेसिक प्रॉब्लम नहीं है। वो तो अच्छी, हमने तो 3 लगाई है, हमने लोग 3 डोज लगाई। सर इंटरप्ट करूँगा बीच में, लोग ये कह रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड तो ठीक थी, बूस्टर में ज़्यादा ठीक नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो उसको तो हम चैप्टर को नहीं, है भी नहीं आ रहा है, वो तो चैप्टर ही कवर हो गया और होगा तो 1-2 महीने में पैसा ही खत्म हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं। अब तो सब फिर हमने 3 डोज लगा रखी है, तो हम क्यों लगवाते? ठीक है। दूसरा था कि भाई आपने पूछा था कि भाई बचे कैसे, कि भाई यंग पॉपुलेशन में जो अटैक आ रहे हैं उससे कैसे बचे। तो उसका सबसे पहला कारण तो मैंने बताई दे कि इन एक्टिविटी को कम करें, मतलब एक्टिविटी बढ़ाएं। अगर हम पैदल चलते हैं तो पैदल चलना 2 तरीके से हो सकता है, अपने लिए और एक हार्ट के लिए।
अपने लिए सारे चलते हैं, हार्ट के लिए भी चलते हैं। कोई भी हार्ट का तब चलेंगे जब आप स्पीड से चलेंगे, आधा घंटे में 4 किलोमीटर, 3 से 4 डेली, आधा घंटा, सप्ताह में कम से कम 5 दिन, तो हार्ट को फायदा होगा। और जो भी हम आजकल करते हैं वो सिर्फ पहनते हैं और स्टेप्स काउंट करते हैं, तो उससे कोई बुरी बात तो वो भी नहीं है, पर हार्ट को बेनिफिट नहीं होगा। हार्ट को बेनिफिट तब होगा जब उसको आप तकलीफ दोगे। तकलीफ कब होगी? जब उसकी धड़कन बढ़ेगी, है ना, धड़कन बढ़ेगी, पंपिंग चलेगी, पसीना छूटेगा, तो अंदर का कोलेस्ट्रॉल उसका पिघल जाएगा, तो फायदा होगा। तो चलना जरूरी है और उस तरीके से चलना है और एक साथ चलना है। ऐसा नहीं कि दिन में 1 किलोमीटर, दोपहर में 1 किलोमीटर, शाम को 1 किलोमीटर हो गया 3, तो वो तो फिर फायदा नहीं होगा उससे। तो ये हो गया डाइट। सबसे बड़ी डाइट तो प्रॉब्लम हमारी है कि हम लोग सारे बाहर का खाना ही खाते हैं, ये जो फ्राइड चीज़ें हैं, तो अगर 40 के बाद तो अवॉइड करना चाहिए। फिर जो अगर हमारे कोई सबसे ज़्यादा जो हो रहा है सबके स्ट्रेस, और जो यंग पॉपुलेशन जितना अटैक आ रहा है, सब ज़्यादा तम्बाकू लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग से क्या हो रहा है कि जिसके कोई ब्लॉकेज नहीं भी है ना, जिसमें 30% ब्लॉकेज भी होते हैं, नॉर्मली अटैक आता है वो 90% ब्लॉकेज से बाद ही आता है। लेकिन अगर 30% ब्लॉकेज है और उसने स्मोकिंग खूब सारी कर रहा है, खाता पीता भी नहीं है, डाइट का कंट्रोल नहीं, तो उसमें अटैक आ जाते हैं। तो ये वही लोग हैं जो जिम तो जाते हैं, पर जिम से बाहर निकलते ही स्मोकिंग करते हैं, तो उन्हीं में अटैक आता है। ज़्यादातर 99% केस, कोई 1-2% तो कोई जो अपवाद है, रेयर तो हर जगह होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो स्मोकर होते हैं। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो क्यों आएगा। मेरे मदर के एक स्टंट, मतलब 2 स्टंट डले थे और एक स्टंट 6 महीने बाद ही खराब हो गया, तो वो दोबारा डल गया। वो बड़ी हट्टी कट्टी और अच्छी सेहत की थी, बाद में उनकी सेहत इतनी गिर गई कि वो झुक भी गई और बिल्कुल पतली तरह से हो गई। तो ये क्या? देखिए, मैंने कहा कि स्टेंट बाईपास, आप क्या समझते हैं इनके बाद बीमारी ठीक हो जाती है? ये बीमारी ठीक नहीं करते, बीमारी से लड़ने की आपको पावर बढ़ाते हैं। जैसे कोई ब्लॉकेज में स्टेंट लगा दिया तो उसकी मेंटेनेंस जरूरी है। बाईपास से नई नस लगा दी, लेकिन नई नस का भी तो मेंटेनेंस करना पड़ेगा ना। अगर आपने वही काम, वही खा पी के सो रहे, वही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रखा है, वही चलना फिरना नहीं है, डाइट का कंट्रोल नहीं है, बीपी का कंट्रोल नहीं है, तो बीमारी तो वही की वही है। ब्लॉकेज बीमारी नहीं है, हार्ट की ब्लॉकेज बीमारी नहीं है। चलो बिल्कुल कमजोर हो गई पहले से, मतलब जो उसकी अटैक बड़ा आ गया होगा ना, तो बड़ा अटैक हो जाता है ना एक बार, तो फिर बड़ी समस्या होती है। अटैक नहीं आया, वो तो क्या हुआ, इनको तो प्रॉब्लम हुई ना, तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने 2 स्टंट लगा दिए। हाँ, तो स्टंट मैंने कहा ना कि स्टंट का पतले से होने तो प्रॉब्लम नहीं है, स्टंट का तो हार्ट की पावर कमजोर होने से, उससे चलने से सांस होगा। पतले का तो उससे कोई रिलेशन नहीं है, बाकी उम्र के हिसाब से तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, जैसे सांस फूलती है तो वो भी हार्ट की वजह से एक कारण हो सकता है। अच्छा, हार्ट सांस फूलने से क्या हो रहा है कि वो हार्ट की वजह से भी हो सकता है, वो फेफड़ों की वजह से भी हो सकता है। वो तो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है दोनों में से। तो आदमी को क्या ध्यान रखना चाहिए कि आदमी स्वस्थ रहे, अच्छा रहे? मैंने पहले ही बताया, आप चलना शुरू करिए। आप चलने से अगर 1 महीना दीजिए अपने आप को, और आप आधा घंटे में 3 से 4 किलोमीटर नहीं चल पा रहे, ये सांस फूल जा रही है, आप चलती नहीं है, चल नहीं पा रहे, तो अपना टेस्ट कराइए, कि अपने लंग्स का टेस्ट कराइए, अपने हार्ट का टेस्ट कराइए कि दोनों में प्रॉब्लम है कहाँ, पहले उसको ठीक कराइए। है तो उसका इलाज कराइए, छुपाने से तो बीमारी बढ़ेगी। तो ये जो तावी आपने बताया कि बिना चीर-फाड़ के वो हो जाता है, तो वो उसका क्या सिस्टम क्या है? उसमें क्या होता है, जैसे हार्ट के वाल्व्स होते हैं, वो बने बनाए आते हैं, तो एक मेटल होता है नीटिनोल, यानी उसको इतना बड़ा होता है, लेकिन जैसे वो उसको हम क्रिम्प करेंगे वो छोटा हो जाएगा, जैसे छोड़ेंगे वापस अपनी शेप में आ जाता है। अच्छा। तो हम क्या करते हैं, उसको शेप करके बैलून के अंदर लगा के और उसको यहाँ से पहुँचा देते हैं वहीं पे, और जैसे लोकेशन पहुँचती है छोड़ते हैं, वो वापस खुल जाता है। अच्छा, तो एक टेक्निक है भाई, ये तो एक टेक्निक होती है। तो इसमें वो जो वाल्व जो पहले सर्जरी करनी पड़ती थी, आजकल पैर के रास्ते बिना टांके के, एक टांका भी अंदर ही लगाते हुए दिखता भी नहीं है, तो मरीज को अगले दिन छुट्टी भी होती है। दूरबीन के टाइप से हो गया ये ना? हाँ, दूरबीन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसके जैसे ही वही सर्जिकल टाइप टेक्निक है, और आजकल ये बढ़ रही है और हम लोग उसको खूब कर रहे हैं। बहुत से लोग आते हैं हमारे पास
कि भाई हम तो सर्जरी हमें क्यों खुलवाना, सीना खुलवाना ही नहीं है। या दूसरे उन्होंने बोलते हैं जिनमें भी सर्जरी हो ही नहीं सकती, बहुत कमजोर हो गया है या बहुत उम्र हो गई है, अब इसको खुलवाएंगे सीना ले तो टेबल पे ही कहीं रुक ना जाए, छूट ना जाए, तो उसमें तो ये टेक्निक बहुत कारगर है। मरीज खुश, घर जा रहा है, अपना काम हो गया उसका। इसमें कोई रोबोटिक सर्जरी भी होती है क्या? इसमें नहीं है रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी हार्ट में होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हार्ट एक दिन बहता रहता है। रोबोट वहाँ काम कर सकता है जहाँ चीज एक फिक्स हो। अच्छा, तो इसलिए बहुत मुश्किल है रोबोटिक सर्जरी हार्ट में आने के लिए, क्योंकि वो तो फटकता रहेगा तो रोबोट समझ नहीं पाएगा कहाँ। बाकी जहाँ सर्जरी होती है वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा क्वेश्चन है सर, मतलब एक मिडिल क्लास के लिए एक हार्ट, मतलब मिडिल क्लास के हार्ट डिजीज एक बहुत एक्सपेंसिव डिजीज मानते हैं कि भाई किसी का कोई क्लेम मेडिक्लेम नहीं है, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो बहुत एक्सपेंसिव डिजीज है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, जैसे मतलब एक तो टावी और एक जो दूसरी जो पुरानी थेरेपी है, दोनों में कौन ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है एक नॉर्मल आदमी के लिए? देखिए, जो भी नई थेरेपी आती है वो हमेशा बड़ी रिसर्च के बाद आती है। कोई भी मेडिकल साइंस में ऐसी एक टेबलेट भी बिना जांचे नहीं आ सकती, और जांच में बहुत पैसा लगता है। तो नई थेरेपी, नई टेक्नोलॉजी हमेशा महंगी होती है। आगे आने वाले सालों में बिल्कुल वो कम हो जाएगी, लेकिन थोड़ी महंगी तो रहती ही है। अब ये जो थेरेपी है ये उन लोगों के लिए है जिसमें मैंने पहले बताया कि जिनकी भी सर्जरी हो ही नहीं सकती। अब जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ और मेरी ऐसी कंडीशन है कि कभी टेबल पे गया, मेरा सीना हो सकता है टेबल से बाहर ही ना हो। अब उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। उनकी नहीं, शुरू में बनी उन्हीं के लिए थी और उन्होंने लगा कि बहुत सक्सेसफुल रही तो इसको अलाउ हो गया। फिर देखा भाई इतने में तो कम से कम उनमें करके देखें जो बिल्कुल जिसको प्रॉब्लम कम है उनमें की, तो उनमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम हुआ। तो कॉस्ट इफेक्टिव तो पुरानी वाली सर्जरी है। लेकिन जैसे भाई आप आज की डेट में कोई मोबाइल भी लेते हो तो आईफोन 9 लेते हो क्या? अब 16 आ गया, मैं 16 भी लेगा, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही ना, नहीं 16 ही लेंगे ना। तो टेक्नोलॉजी यही है, तो जी हर आदमी बड़ी टेक्नोलॉजी से अपना इलाज कराना चाहता है। तो किन किन केसेस में आप जैसे बता रहे हैं कि जेनेटिक हो सकता है, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में आ सकता है हार्ट डिजीज? ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में आती है, पर वो ज़्यादातर 15-20 साल में डिटेक्ट हो ही जाती है। 10-12 साल या बच्चे के पैदा होते ही पता चल जाती है, तो उसमें इलाज होता है। या 2-4-5 साल में सारी बीमारियां पकड़ने आती है। तो बहुत सारी बीमारियां होती है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज बोलते हैं, वो टोटली डिफरेंट है। लेकिन जो इंसान 40 तक पहुंच गया है उसके बहुत रेयर चांस है कि कोई ऐसी कोई बीमारी हो। बहुत ही रेयर है कि 40 में कोई बीमारी ना पकड़ के आए। एक दिल का छेद जैसा होता है, वो कई बार ASD होता है तो कई बार लेट पकड़ में आता है, लेकिन उसका तो इलाज बहुत सिंपल है, बिना उसकी सर्जरी के हम लोग उसको कर देते हैं। एक कोई हमारे लोकल अस्पताल में यह बात प्रचार कर रहे हैं वो लोग कि पहले जैसे थोड़ा बहुत जितनी बात की डॉक्टर साहब लोगों से कि अगर आप कोई ब्लॉकेज है तो उसका एक ही रास्ता है देखने का अच्छी तरह से, एंजियोग्राफी ही होगी। पर कोई एक अस्पताल बना रहे हैं कि हम बिना करे हुए, बिना एंजियोग्राफी करे हुए बिल्कुल बता सकते हैं। ये ऐसा कोई है क्या वास्तव में? हाँ, वो कह रहा है कि इस चीज़ का कई जो वो लोग जो एंजियोग्राफी नहीं कर पाते उसका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे 2 चीज़ें होती है, एक सिटी स्कैन से एंजियोग्राफी, एक होती है एंजियोग्राफी जो हम नॉर्मल रूटीन से तार से करते हैं। तो दोनों तरह से एंजियोग्राफी हो सकती है। हम तो एंजियोग्राफी और एक हाथ से जो हम लोग कन्वेंशनल करते हैं, तार से करते हैं, आप तार से समझते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है आप 2 लोग समझिए, 2 लोगों को। एक मैंने मान लीजिए कि मुझे तो हार्ट की प्रॉब्लम है ही, मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को मेरा डॉक्टर ने मेरा डिसाइड कर दिया भाई तेरे को तो अटैक है। और एक आप मान लीजिए डॉक्टर ने डिसाइड किया आपको हार्ट की प्रॉब्लम लगी नहीं रही, जैसे आप मान लीजिए आप तो मुझे बातों से मुझे अभी भी लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सिटी स्कैन कराइए। अब मुझे तो हार्ट की प्रॉब्लम है, जैसे सिटी स्कैन कराऊंगा मेरे हार्ट के ब्लॉकेज आएंगे, फिर मैं कहूँगा चलो एंजियोग्राफी कराओ। तो आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे हार्ट की डॉक्टर को लग रहा है कि भाई इसका तो हार्ट की प्रॉब्लम निकालनी है, तो 2-2 हज़ार कराने से कोई फायदा नहीं। सिटी स्कैन से सिर्फ पता चलेगा, और मुझे तो पहले पता चल गया। अब मैं आपके डबल पैसे, डबल डाई, डबल चीज़ें एडिशन लगाने से मुझे नुकसान है, आपको भी नुकसान है। आप ही करोगे साथ, तो ये करने की ये कर देते।
तो सिटी स्कैन और एंजियोग्राफी उन लोगों में होनी चाहिए जिसमें बीमारी निकलने की संभावना है ही नहीं या बहुत कम है। जैसे 40 साल का कोई लड़का आगे भी मेरे तो दिखाओ बीमारी है कि नहीं, तो सिटी स्कैन कराओ भाई, और उसकी एंजियोग्राफी करेंगे ही नहीं। लेकिन एक 60 साल का आदमी है जिसको चलने से पैरिपन हो रहा है, ये 45 साल का चलते उसको पैरिपन हो गया, तो हार्ट के प्रॉब्लम तो है ही, तो उसको एंजियोग्राफी कर। जो सर मैं चाह रहा हूँ पूछना कि मतलब पूरी नॉलेज किस पर मिलेगी, सिटी स्कैन में या एंजियोग्राफी? पूरी नॉलेज एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी गोल्ड स्टैंडर्ड इज एंजियोग्राफी। सर मेरा एक सवाल था, हाई बीपी अगर किसी को होता है तो ये भी एक सिम्टम है आने वाले समय में? मैंने जैसे बताया कि 5 ही कारण है, बीपी, शुगर, ब्लड, बीपी क्या, शुगर की वजह से, इनएक्टिविटी, कोलेस्ट्रॉल और स्ट्रेस। अच्छा, ये सारे कारण आपस में जुड़े हुए, इन 5 कारण से ही नहीं, ब्लॉकेज बीमारी नहीं है, बीमारी ये 5 कारण है, इनकी वजह से ब्लॉकेज आते हैं, ना कि ब्लॉकेज अपने आप ही आ गए। अगर आपको ब्लॉकेज आ रहा है ठीक करा ले, इन 5 कारणों को ठीक नहीं करेंगे तो फिर आ जाएंगे। कोई समझ नहीं करता है, बताया कि नहीं ब्लॉकेज फिर से आ गई, तो ब्लॉकेज वो जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि नहीं, शुगर कंट्रोल नहीं है, बीपी कंट्रोल नहीं है, खाने पीने कंट्रोल नहीं है, टाइम पे दवाइयाँ नहीं है, और जो सबसे बड़ी अलग ही चीज़ है वो नहीं उम्र। भाई अब मैं 80 साल से तो मेरा ब्लॉकेज तो आनी ही आनी है, आज नहीं तो कल फिर आ जाएंगे, तो एजिंग प्रोसेस है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं कुछ भी काम वगैरह करता हूँ, चाहे सर्दी और मौसम या गर्मियों का, पसीना आ जाता है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। भाई इन्होंने तो इसका कारण हो सकता है पसीना बैठे बैठे आना है कि बैठे बैठे कुछ भी हल्का सा भी काम करा, चाहे वो विंटर सीजन में भी हो, तो पसीना आ जाएगा। तो हो सकता है आपकी फिजिकल कैपेसिटी है वो आपने बनाई ही नहीं। मैं आपको कहूँ कि हो सकता है आप चलते फिरते बिल्कुल भी ना हो, तो थोड़ा सा चलना आपकी बॉडी के लिए बहुत भारी पड़ता हो, तो फिजिकल इनएक्टिविटी आपकी, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल डीकंडीशनिंग, हो सकता है आपने ज़्यादा हो। डीकंडीशनिंग मतलब है कि आपकी बॉडी चलने की कभी उसने कभी ट्राई नहीं करी, तो एफर्ट ज़्यादा कर, थोड़ा सा एफर्ट्स उसको लगते हैं बहुत एफर्ट हो गए, तो भैया ऐसा लगता है बॉडी यही अपनी नागती है ना, तो आपकी बॉडी थोड़ा से काम में नागने लगती हो सकता है वो कारण हो। बाकी बहुत सारे कारण है, आपका शुगर, बीपी, क्या प्रॉब्लम है, बाकी चीज़ें हैं, सब चीज़। नहीं, मेरे शुगर की प्रॉब्लम है, उसके साथ में कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन भी चल रही है। कोलेस्ट्रॉल मेरा नॉर्मल है, शुगर मेडिसिन से कंट्रोल है। और उनका तो लेकिन आगे आपने टेस्ट कराया नहीं, टीएमटी कभी कराया नहीं? नहीं, वो एक्चुअली कभी डॉक्टर ने सजेस्ट करा नहीं। मैं आज सजेस्ट कर रहा हूँ, तो बेसिकली अपनी प्रॉब्लम को टच जैसे टीएमटी, आपने टीएमटी बोला, बेसिकली जैसे अभी साइकिल वगैरह, टीएमटी साइकिल ही हुआ पार्ट है। टीएमटी बेसिकली क्या है, वो आपको चला के देखेंगे, लेकिन अंदर इलेक्ट्रोड से उसका हार्ट की प्रॉब्लम देखेंगे। चलाने से हो सकता है, टीएमटी करने से आपको प्रॉब्लम में आए, लेकिन हो सकता है हार्ट को प्रॉब्लम। वो डिटेक्ट आप साइकिल चला के तो नहीं कर सकते, वो जब ये इलेक्ट्रोड लगे होते हैं तब ईसीजी मशीन पे तो वही आएगा, तो उससे डिटेक्ट करेंगे। जब आपको साइकिल चलाने से प्रॉब्लम आने लगे तब तो बहुत लेट हो चुकी होती है, तब तो ब्लॉकेज बढ़ ही जाएगा। तो हमें उसका वेट नहीं करना, हमें पहले ही उसको डिटेक्ट करके उसको पहले ही इलाज करेंगे, तो ही तो आने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अटैक करने के बाद तो हर इंसान आता है, मैं तो बैंक से भी लगा रहते हैं, अभी है ना बैंक लोग चलो भाई, वो सभी लोग आएंगे। इसमें आप में पढ़े लिखे इंसान में और एक शहर वाले इंसान में कैसे डिफरेंस है? तो आपके हिसाब से मेरे को टेस्ट करवाना चाहिए। अच्छी चीज़, फिजिकल एक्टिविटी चेक कराइए, बेसिक टेस्ट तो कराइए, इक्वल टीम तो बेसिक होता है। और आपको शुगर है तो बहुत जल्दी कराना चाहिए, कोई सिटी स्कैन कराइए, जो भी प्रॉब्लम है आपको प्रॉब्लम जो छूट रहा है, पसीना छूट रहा है, नहीं, सांस नहीं फूलता, क्यों पसीना जो है वो, और इसलिए नहीं बोलता कि आपने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, जिस लेवल तक आपका काम चले उतना ही करते हो, उससे ज़्यादा करती नहीं। एक फिर आदमी साथ चल रहा होगा तब पता चलेगा कि सांस भी फूल रहा है, ये प्रॉब्लम है आपके नहीं कह रहा, नहीं मैं सही जरूर प्रॉब्लम यही है। जैसे कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि 2D एको जैसे तो 2D एको या 2MT दोनों में से कोई भी कराने की बात है ये कि अब आप इस फोन को देखिए, वो आपको सही चल रहा है, सही लग रहा है एकदम। अब मैंने जैसे ही हम किया फोन भी हो रहा है, अच्छा, तो इसको जो है जो दिख रहा है सही है। हमारे प्रिवेंटिव चेकअप हमारा होता है, तो TMT और 2D को दोनों होते थे, फिर बाद में कहने लगे ऑप्शन है कोई भी करा लो। नहीं ऑप्शन क्या आपको पैकेज मिली तो करना बनना चाहिए। सर, हार्ट की एडवांस ट्रीटमेंट तो टिप्स के बारे में हमने सुना है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि हार्ट के वाल्व हम चेंज कर सकते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि भाई हार्ट का वाल्व तो खराब है, पर उसको चेंज करने की जितनी छोटी पिन आती है
जो हार्ट के वाल्व चाहिए उस क्लिप को लगाते हैं तो ही वाल्व ठीक हो जाता है। तो उसको बोलते हैं माइनर क्लिप। ये माइनर क्लिप को ठीक करने के लिए टाई क्लिप होती है टाई स्पिट वाल्व के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि हार्ट के वाल्व के 2 वाल्व को बिना वाल्व चेंज किए सिर्फ एक छोटी सी क्लिप से आप उसको ठीक कर दें, यानी पिन से। आप समझिए अपने लैंग्वेज में एक पिन होती है ये कि जहाँ से लीक कर रहा है वहीं जाके पिन लगा दी तो वो बिना वाल्व के चेंज ये ठीक हो गया। तो ये आजकल नई टेक्नोलॉजी हमने अभी बहुत सारे किए है और ये आने वाले फ्यूचर में ये सब बढ़ेंगे कि जहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वाल्व लीक कर रहा है तो पिन लगा दो, ज़्यादा ही रहते हैं चेंज कर दो। तो ये टेक्नोलॉजी है नई वाली है एडवांस, इसको माइनर क्लिप बोलते हैं। सर थोड़ा सा देसी चीज वाल्व और उसमें आप कह रहे हैं जो ब्लॉकेज आता है वो अलग अलग चीज़ है दोनों में लगे। ब्लॉकेज जैसे क्या होता है कि मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे आपने इस कमरे को इमेजिन करिए, इस कमरे में 2 बेड है, एक ये है और एक वो है, दिख रहा है आपको 2 बेड है जी। ये मान लीजिए हार्ट की, हार्ट ही मान लीजिए, तो ये दोनों इसके वाल्व है, बाहर निकलने एक जगह से हाँ एक बाहर निकलने के लिए बैठ को अंदर है, तो दोनों ये वाल्व है। इसमें आपको 2 तरह की सप्लाई है, करंट की इस कमरे में, एक पानी की करंट। तो पानी वाली सप्लाई जो होती है वो हार्ट के खून की सप्लाई है। तो अब इन पानी वाली नसों में जो कॉर्नर नसों में ब्लॉकेज को बोलते हैं हार्ट अटैक। भाई हार्ट की खुद की खून की सप्लाई जो पानी वाली सप्लाई ब्लॉकेज हो गई तो वो हार्ट के ब्लॉकेज उनका बोलते हैं, है ना। करंट वाली सप्लाई होती है जैसे लाइट वाली है, जैसे हार्ट की धड़कन कम हो जाती है ना, हार्ट की करंट नहीं बढ़ता तो पेस में कम लगता है, वो करंट की सप्लाई है। तो तीनों चीजें आप क्लियर हुई, क्या क्या अलग अलग चीजें होती। तो ब्लॉकेज उसकी नसों का ब्लॉकेज हार्ट की खुद की नस होती है, बैठ जाता है ना। जैसे बनाने खाना कहाँ से मिलता है, पेट से, तो पेट से खाना कभी आता है ना, पेट से खाना खून नहीं मिलता है, इन सब पूरे शरीर को जाता है। तो हार्ट के ऊपर हार्ट भी काम कर रहा है तो उसको भी तो खून चाहिए। तो ये जो नसें है ना प्राइमरी, जो आपको मैंने समझाया कि पानी की तरह समझिए इसको, तो खून उन्हीं से आता है। जब इनमें ब्लॉकेज होता है तो हार्ट को अटैक करते हैं। और ये वाल्व अगर खराब हो, हार्ट में 4 वाल्व होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 होते हैं नीचे, तो इनके खराब को वाल्व वाला प्रॉब्लम होता है। अच्छा अगर पुराना एक कोई मुझसे क्या कि पुराने पिक्चर में होता था कि इधर से कोई बड़ी खबर सुनी गई दर्दनाक और आदमी का हार्ट खत्म, तो वास्तव में वो फैक्ट है, होता है। लेकिन खबर से क्या मतलब, खबर से मतलब है कि अचानक से उसको स्ट्रेस हो गया। जैसे मैं अभी बैठा हूँ, मुझे ऐसी खबर मिल जाए मेरा बीपी बढ़ गया 200, बढ़ सकता है ना बीपी, तो 200 बढ़ा तो हार्ट को एकदम भयंकर स्ट्रेस आया। जो मेरे छोटे मोटे ब्लॉकेज थे ना, मान लो मेरे ब्लॉकेज पता थोड़ी चलता है किसकी कितना ब्लॉकेज है। मान लो मेरे पास 50-60%, 70-80% ब्लॉकेज पड़ा है, उस पर स्ट्रेस पड़ा और फट गया और वो हार्ट उस पर अटैक आ जाता है। ये हो सकता है, अभी भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि बहुत से लोग अचानक से डांस कर रहे हैं, या आपने देखा होगा कि जो आजकल सेना की भर्ती होते हैं यंग लड़के मर जा रहे क्योंकि कभी दौड़े ही नहीं। अब आज दौड़ना शुरू किया तो ऐसा दौड़े कि वो उसमें थोड़ा बहुत होता हुआ वो अटैक आके, तो वही दौड़ना ही समझिए। अचानक खबर आया तो हार्ट दौड़ ही रहा है ना, स्ट्रेस किया उसने बहुत, तो वो वैसा ही हो सकता है। हार्ट अटैक की कोई स्पेसिफिक एज है क्या? क्योंकि जैसे अभी कुछ दिन पहले बच्चा 3 साल या 5 साल की बच्ची थी, उनको भी अटैक आ गया। भाई जैसे नॉर्मली क्या है कि 3 साल 4 साल के बच्चों को जो अटैक आ रहे हैं वो कोई हार्ट की जो नसों का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कंजेनिटल बोलते हैं कि नसें की अलग तरीके से जुड़ रही है ना, तो उसमें अलग कारण है। बाकी आजकल 20 के बाद अटैक भी आ सकते हैं, उसमें कारण मैंने बताया स्मोकिंग है या कुछ अंदर नसें लाइफ स्टाइल है, तो बच्चों में आ रहे हैं वो तो एक अलग कारण से कि वो स्टडी है, स्ट्रेस है, खाना पीना नहीं है, स्मोकिंग सबसे ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी अच्छा डिस्कस किया और इसका फ़ायदा तभी होगा जब आप लोग इसको प्रोपोगेट करेंगे, सबको ज़रूर समझेंगे। सर आपके वर्ल्ड हार्ट डे के लिए आपको कोई मैसेज? सर बिल्कुल, मेरा मैसेज बहुत क्लियर है, खूब पैदल चलिए, टूट चलिए, ब्रिस्क वॉक करिए, छोड़ना है तो तंबाकू छोड़ दीजिए, खाने पीने का ध्यान रखिए और चिंता मुक्त रहिए, आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच सर। यूज हार्ट फॉर एक्शन।